बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, इसी के अनुरूप में हम लोग क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक, क्वेश्चन ये है कि वे लक्षण जो अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होती, मतलब अगला पीढ़ी में गुण नहीं जा पाता, ऐसा कौन सा लक्षण है? तो एक होता है आनुवांशिक उत्परिवर्तन, एक होता है कायिक विभिन्नता। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये वंशागुणत नहीं होते हैं, ये दोनों लक्षण नहीं होते। तो कौन सा गुण होता है वंशागुणत? तो उपार्जित विभिन्नता जो होता है ये वंशागुणत है, ये वंशागुणत है, ये दोनों वंशागुणत नहीं हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वंशागुणत कौन नहीं है, बता देना है। जीवों में वंशागुणत गुणों का निर्धारण कौन करता है? तो जीन करता है। जीन जो होता है केंद्रक में पाया जाता है। आइए मुख्यतः पहले जीन ये समझ लीजिए कि जीन गुणसूत्र पर होता है और कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक, केंद्रिका नहीं, केंद्रक में पाया जाता है। तो जीन केंद्रक में पाया जाता है और गुणसूत्र पर पाया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान पढ़िएगा तो उसमें आपको आनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों पढ़ना होगा। तो आनुवांशिकता के अंदर हम आनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए, एक तो डीएनए के कारण, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण होता है, आनुवांशिक पुनर्योग के कारण होता है। तीनों के कारण जीवों में विभिन्नताएं आती है। कौन सा? आनुवांशिक विभिन्नताएं। कौन सा? आनुवांशिक विभिन्नताएं। ठीक है, तो आनुवांशिक विभिन्नता आने का प्रमुख कारण है डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन है, आनुवांशिक पुनर्योग है, इसमें से सभी हो जाएगा। जीव अपने जनक से कैसे भिन्न होता है? तो एक तो होता है उसमें उत्परिवर्तन होता है, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, गुण में बदलाव, और जलवायु और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन और जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव के कारण जीव जो है अपने माता पिता से क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं, अलग दिखाई देने लगते हैं। तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर विविधता हेतु निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? विविधता मतलब होता है पृथ्वी पर अलग अलग तरह के जीव जंतु आपको दिखाई देगा, है ना। इसका कारण क्या है? तो विभिन्नता है या क्रमिक और निरंतर विकास है? तो क्रमिक और निरंतर विकास है, लगातार पृथ्वी पर बदलाव होते रहता है, विकास होते रहता है ना। तो पृथ्वी पर विविधता देखने के लिए देखने का मतलब विविधता होने का प्रमुख कारण है क्रमिक और निरंतर विकास। नर युग्मक में गुणसूत्रों की, युग्मक पूछता है तो जोड़ा हो जाता है, याद रखिएगा, युग्मक मतलब जोड़ा, तो उसमें संख्या गिन के नहीं बताना है। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23, जोड़ा में बताना है। युग्मक मतलब 23 पूरा होता है, इसे संख्या पूछता था 46, सीधे पूछ देता है नर में गुणसूत्रों की संख्या बताइए तो क्या हो जाता है? 46, लेकिन युग्मक बोल देगा तो जोड़ा में हमको बताना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि निम्नलिखित में किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है? मतलब आप देखिएगा, अलैंगिक जन्म में ज़्यादा विभिन्नता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में बहुत विभिन्नता होती है। माँ बाप काला काला रहेगा, बाल बच्चा गोरा गोरा हो जाएगा। तो ये लैंगिक जनन के कारण, किसके कारण? लैंगिक जनन के कारण। तो विभिन्नता अगर देखना है तो कौन सा जनन में आना होगा हमको? लैंगिक जनन में। ठीक है, डैश को छोड़ करके कोई भी मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप एक जैसे नहीं है। समझात यमज को छोड़ करके, समझाती यमज को छोड़ करके, है ना, बाद बाकी कोई भी दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते हैं, समझाती यमज को छोड़ करके। एटाविज्म का क्या अर्थ है ना, हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एटाविज्म का क्या अर्थ है, आप क्या जानते हैं? तो पूर्वजों से जो गुण जनकों में आता है, या संतति में पूर्वजों के गुण का आना जनकों में, जो जनकों में नहीं है। कुछ ऐसे गुण हैं जो दादा परदादा वाला गुण बच्चा में आ जाता है, लेकिन उसके पिता में वो गुण नहीं रहता है। तो वही है कि संतति में पूर्वजों के गुणों का आना, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। मतलब संतति जो हो गया, इसको जो पैदा करने वाला है वो उसका जनक कहलाएगा, और जनक में वो गुण नहीं है, लेकिन वही गुण उसके बच्चा में आ गया अपने पूर्वजों वाला, तो उसको एटाविज्म कहेंगे। ठीक है, एटाविज्म। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जलवायु और वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता को क्या कहते हैं? तो कायिक विभिन्नता कहते हैं। जलवायु और वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? कायिक विभिन्नता। ठीक है, कायिक विभिन्नता क्या है? तो जलवायु और वातावरण में जो बदलाव आता है उसके कारण कायिक विभिन्नता आती है। ठीक है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और जबकि फिनोटाइप पूछा जाएगा तो आनुवांशिक लक्षण जो दिखाई देता है उसको फिनोटाइप के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जीनी संरचना को जीनोटाइप, आनुवांशिक लक्षण दिखाई देता है तो फिनोटाइप कहलाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? वीवीआई क्वेश्चन है, मटर का पौधा का इस्तेमाल किया था। एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिक्रियाएं होती है? तो 2 होती है। जैसे कोई कोशिका ले लीजिए, है ना, कोई कोशिका ले लीजिए, जैसे पुरुष में ही तो XY होता है, 2 हो जाएगा, महिला में XX, है ना। तो एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिक्रिया होती है? तो प्रतिकृतियाँ पूछी जाएगी तो 2। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक है, युग्मक जोड़ा में रहता है, तो XX
महिला में रहता है, जबकि एक्स और वाई पुरुष में रहता है। एक्स और वाई पुरुष में रहता है और एक्स महिला में रहता है। लाल रंग के भृंगों की संख्या क्यों घटने लगी? क्योंकि उसका पहचान है ना नहीं हो पा रहा, पहचान के कारण। किसके कारण? पहचान के कारण वो समाप्त होते जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित हो तो पुरुष होगा, तो उस व्यक्ति का गुण क्या होगा, मतलब बताना है लिंग क्या होगा, पुरुष होगा। संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता था? पिता पर, मतलब पुरुष पर। ठीक है, संतान लड़का होगा या लड़की होगा ये डिपेंड करता है पुरुष पर। ठीक, तो पिता के गुणसूत्र पर। अगर संतान की को पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ तो माता से भी तो एक्स मिलेगा, तो एक्स मिला के क्या बन जाएगा? लड़की वाला हो जाएगा, तो स्त्री बन जाएगा। क्योंकि माँ जो है, माँ में तो एक्स ही गुणसूत्र पाया जाता है ना, तो जब भी ये डोनेट करेगी तो क्या चीज़? एक्स ही गुणसूत्र को देगी। जबकि पिता में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। अगर पिता से भी एक्स उठा लेंगे तो यहाँ एक्स था पहले ऑलरेडी, ये एक्स, तो 2 एक्स हो जाएगा, तो एक्स महिला का पहचान होता है गुणसूत्र का, तो स्त्री हो जाएगी। तो पिता से अगर वाई ले लेती तो पुरुष हो जाता है, लेकिन एक्स लिया था स्त्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? सबसे सुपर क्वेश्चन है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। भाई साहब ये आगे जा करके पादरी भी बन जाएंगे 1847 में, याद रखिएगा। पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन ही कोशिका विज्ञान कहलाता है, उसमें पौधा हो या पशु हो। ठीक है, इनमें कौन एक अवशेषीय अंग है शरीर में जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है? तो क्या है? अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स। मतलब कि सबका जरूरत है। अंगूठा, कान, रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड काम ही नहीं करेगा। अंगूठा, कान ये सब जरूरत की चीज़ है, लेकिन अपेंडिक्स कोई काम का चीज़ नहीं है। तो अवशेषीय अंग मतलब जिसका कोई काम न हो शरीर में। जब नर युग्मक 23 गुणसूत्र के साथ 23 गुणसूत्रों वाला मादा युग्मक के साथ संलयन करता है, सुनिए, नर युग्मक 23 गुणसूत्रों वाला 23 गुणसूत्र मादा युग्मक के साथ संलग्न करता है तो उत्पन्न युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 23 इसका मिलकर के कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? संख्या पूछ रहा था, कितना युग्मक है देख लीजिए। यह ऐसा नहीं कि 46 अगर रहेगा तो 40 में टिक मार देंगे, नहीं, ये संख्या पर नहीं जाना है। युग्मक अगर लगा दिया है तो जोड़ा में पूछना चाह रहा है, तो 23 होगा, 23 जोड़ा। ठीक है, फिर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन पौधे बौना पौधा का दर्शाता है? तो देखिए, कैपिटल टी लिखेंगे तो कैपिटल टी मतलब बड़का, तो बड़का पौधा हो जाएगा, लेकिन स्मॉल टी लिखेंगे तो बौना पौधा हो जाएगा। तो यही स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी होना चाहिए, बौना पौधा हो जाएगा। वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के नर एवं मादा में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 8 याद रखिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। लिंग का निर्धारण हो जाता है निषेचन के समय। किसके समय लिंग का निर्धारण हो जाता है? निषेचन के समय। निषेचन के समय मनुष्य के 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र याद रखिए, वो 23वां जोड़ा कहलाता है, लेकिन 22 को जो जोड़ा रहता है उसको ऑटोसोम कहते हैं ना, सब बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला गुणसूत्र है? तो एक्स और एक्स स्त्री में पाया जाता है। ड्रोसोफिला के नर में कितने जोड़े समान एक्स गुणसूत्र होते हैं? तो 6 ऑटोसोम होता है और एक्स वाई होता है, तो समान तो एको नहीं होगा, एक्स वाई हो जाएगा ना, असमान हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है किस में? तो जीन में पाया जाएगा, जीन है ना, जीन में पाया जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, या गुणसूत्र है ना, क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? देखिए 1847 दे दिया। किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया, इसका कारण ये था कि इससे पहले चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत आया गया था, इनके सिद्धांत के अनुसार डार्विनवाद का नियम क्या कहता था कि जीवों में संतान पैदा करने की क्षमता अपार है, बहुत ज़्यादा संतान को पैदा किया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर उनके आवास और भोजन सीमित ही है, तो पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष वही करेंगे जो पृथ्वी पर अनुकूल रूप से रह सकते हैं। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? 7 गुण बताए थे, 7 गुणों का अध्ययन किया था। फूल का रंग, पत्ती की लंबाई, आकार, फूल का आकार, ये सब चीज़ें को। ठीक है, मेंडल के प्रयोग में प्रथम पीढ़ी का जो था संतति वाले पौधे कैसे थे? तो लंबे थे, यही लक्षण रह जाएगा आगे में। ठीक है, तो F1 पीढ़ी का जो पौधा लिया था लंबा लिया था। ठीक है, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? क्योंकि F1 पीढ़ी में जो पौधा लिया था वो लंबा था, इसका लक्षण प्रारूप यह था, है ना। तो कहेगा कि लंबाई का लक्षण प्रभावी था, तो सही है, ये भी सही है। लंबाई का ही लक्षण दिखाई दे रहा था, प्रभावी मतलब दिखाई देने वाला। लंबाई का लक्षण गलत है, बौनेपन का लक्षण अप्रभावी था, ये भी सही है कि बौनापन दिखाई नहीं दे रहा था और लंबाई वाला प्रभावी था, दिखाई दे रहा था। तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता था? छोटका जो टी है ये बौनापन दिखाएगा, ये बड़का टी लिख देता तो लंबे पौधे दिखाता। मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी क्या दर्शाता है? तो देखिए, प्रभावी लक्षण को भी दर्शाता है और लंबाई को भी। और यहाँ देख लीजिए स्मॉल टी 2 चीज़ को दर्शाता है, एक बौनापन तो दर्शावे करेगा और साथ साथ अप्रभावी लक्षण को भी दर्शाएगा, है ना। अप्रभावी लक्षण जो दिखाई नहीं देता है,
अप्रभावी लक्षण मतलब क्या हो गया, जो दिखाई नहीं होता है। जबकि कैपिटल टी, बड़का टी जो होता है ये लंबाई को दर्शाता है, ये प्रभावी लक्षण है। मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो आगे कौन सा टी लग गया, कैपिटल बड़का, तो संकर नस्ल के लंबा पौधा हो जाएगा। दोनों को संकर कराया गया, मिलाया गया, क्रॉस करा करके मिलाया गया है, ठीक है, दो को पौधा को, देखो बड़का एगो छोटका पौधा को मिला दिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। पहले कौन लिखा हुआ है, कैपिटल, कैपिटल मतलब बड़ा, तो बड़ा लंबा पौधा हो जाएगा और संकर नस्ल के पौधा हो जाएंगे। 41 में कह रहा है आपको कि एक संकर नस्ल के प्रारूपी लक्षण क्या है। तो प्रारूपी लक्षण आपको जब भी पूछेगा प्रारूपी लक्षण, तो उसका अनुपात हो जाएगा जीनी प्रारूपी लक्षण पूछ रहा है, ठीक है, जीनी प्रारूपी, प्रारूप जिसमें लग जाता है जीनी रूपी या जीनी प्रारूपी कहलाता है, ठीक है। तो जीनी प्रारूपी होता है 1:2:1, और जिसमें लक्षण रूपी पूछता था 3:1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 3:1 हो जाता है। फिर क्वेश्चन करा निम्न में कौन प्रभावी गुण है। तो प्रभावी गुण क्या दिखाई दिया था, लंबे पौधा का दिखाई दिया था, तो लंबा पौधा हो जाएगा। किसी जीव के जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं, याद रखिएगा, जीनी संरचना जीनोटाइप, आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो फिनोटाइप कहलाता है, फेनोटाइप, है ना। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम है, 3 को नियम दिए थे भाई साहब मेंडल ने। मेंडल के कितने नियम होते हैं, 3, है ना। प्रथम नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है ना। मेंडल के एकल संकर F2 पौधे का, है ना, लक्षण प्रारूप क्या था, तो लक्षण प्रारूप था F1 एकल संकर में, एकल संकर में था 3:1, और जबकि द्विसंकर में लक्षण प्रारूप पूछ देता था 9:3:3:1 हो जाता। आई जीनी प्रारूप है वो 1:2 वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा, तो याद रखिएगा 1-2 वाला कोई भी अनुपात में मिल गया तो वो जीनी प्रारूप होगा, और जबकि 3 और 9 वाला मिल जाएगा तो वो लक्षण प्रारूप हो जाएगा। और 9 बड़का है तो दूसरा का द्विसंकर कराया जाएगा, दूसरे पौधे में द्विसंकर कराया जाएगा F2 पौधे में, ठीक है। ये F2 पौधे का ही एकल संकर में हो जाएगा। ड्रोसोफिला में नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या देखिए 6 ऑटोसोम हो जाएगा और 1 XY हो जाएगा, है ना। द्विसंकर संकरण जो होता है के लिए मेंडल ने कैसे बीज को चुना था, तो झुर्रीदार और हरे द्विसंकर कराने के लिए। द्विसंकरण क्या होता है, तो एक ऐसा संकरण जिसमें 2 अलग अलग लक्षण वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग लक्षण वाला पौधा का किया जाएगा तो उसको संकरण कहेंगे, और जब एक ही लक्षण वाले पौधे का अध्ययन किया जाएगा तो उसे एकल संकरण कहेंगे। एकल मतलब एक ही लक्षण वाले, और द्विसंकर मतलब 2 अलग अलग लक्षण वाले पौधे का संकरण। तो वह द्विसंकर कराने में 2 तरह के झुर्रीदार और हरे रंग के ये मटर के पौधे लिए थे, ठीक है। कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल स्मॉल दोनों टी लंबे पौधे को ही दर्शाता है, फिर भी भिन्नता है, क्यों, तो कैपिटल टी शुद्ध है, आई मिक्स वाला है, तो कैपिटल स्मॉल टी अशुद्ध है, ठीक है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मेंडल ने चुना था। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न करता था जनन कहलाता है। अब जनन के 2 भेद होते हैं, लैंगिक अलैंगिक, इसमें नहीं मार देना है। कह रहा है कि नया जीव पैदा करेगा जनन, तो क्या कहलाएगा, वो जनन कहलाएगा। जीन कोष से क्या समझते हैं, इसका कुल आबादी जिसमें संपूर्ण समाहित रहता है उसको जीन कोष कहते हैं। किसी भी जीव का कुल आबादी जिस जीन में समाहित रहता है उसको क्या कहते हैं, जीन कोष, तक आबादी की संपूर्ण जीन। मानव के लिए गुणसूत्र कौन होता है, मानव में पुरुष और महिला दोनों आ जाता है, सुन लीजिए, मानव में पुरुष और महिला दोनों आ जाता है, तो महिला और पुरुष दोनों वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A और B दोनों। मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 2 लिंग गुणसूत्रों की संख्या मानव में 2 होता है लिंग गुणसूत्र, एगो नरलिंग गुणसूत्र हो जाएगा, एगो मादा लिंग गुणसूत्र हो जाएगा, ठीक है। मेंडल के द्विगुण संकर का F2 अनुरूप पौधा, हाँ देखिए अभी द्विसंकर वाला में F2 बताते हैं। द्विसंकर होगा तो 9:3:3 है, 3 से जुड़ा हुआ है तो ये कौन है, लक्षण प्रारूप हो जाएगा, लक्षण प्रारूप। आई है 1:2 2:4 ऐसे करके लिखा रहेगा, 2 4 1 वाला रहेगा तो समझ जाएंगे वो जीनी प्रारूप हो जाएगा। एकल संकरण में होता है लक्षण प्रारूप 3:1, जबकि उसी में जिन स्वरूप हो जाएगा 1:2:1, जबकि द्विसंकर में लक्षण प्रारूप होता है 9:3:3:1, जबकि जीनी प्रारूप होता है 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1, इतना लंबा होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ से देख लीजिए, द्विसंकर में F2 में क्या लक्षण प्रारूपी अनुपात होता है, तो द्विसंकर में देख लीजिए लक्षण प्रारूपी, तो लक्षण वाला बताएं 3 वाला से होना चाहिए, तो द्विसंकर में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 9:3:3:1, ठीक है, जबकि जीनी प्रारूपी है एकल संकर में, द्विसंकर में नहीं। द्विसंकर में F1 से कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए थे, सभी गोलाकार और कैसे थे, पीले थे। द्विसंकर कराने पर जो बीज प्राप्त हुआ, द्विसंकर कराने पर F1 पीढ़ी का जितना भी पौधा था वो कैसा था, गोलाकार का था और पीला था। द्विसंकर में F2 पीढ़ी में कितने संतति की संख्या बनेगी, तो द्विसंकर कराने पर जो दूसरा पीढ़ी आया उसमें जो संततियों की संख्या थी वो कितनी थी, 16 थी। पृथक्करण का नियम किसने दिया, मेंडल ने दिया था। लंबे एवं बौने पौधे के बीच संकर कराने पर F2 पौधे में कितने पौधे मिले थे जिसे बौनेपन का जीन था पर पौधे लंबे थे। अच्छा,
एप्टिव विधि में, है ना, लंबा पौधा तो था, उसमें जीन किसका था, बौना वाला था, तो ऐसा क्या वो पौधा मिला था, तो 2 मिला था। मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में, और नहीं है या तो शुक्राणु पूछ रहा है या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 1 जोड़े। हालांकि मनुष्य जो है पढ़ेंगे या तो पुरुष बोलेगा, शुक्राणु वाला बोलेगा तो XY, तो जोड़ा में 1 ही गुण होगा। अंडाणु बोलेगा तभी वो XX, तो जोड़ा में तो 1 ही होगा, तो 1 जोड़ा पाया जाएगा। जोड़ा पूछ रहा है कितने जोड़े। हाँ, कितना संख्या पूछता तो 2 हो जाता, संख्या पूछता तो 2। इंसान में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अब जोड़ा तो नहीं पूछा, इंसान में मनुष्य क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। जनन कोशिका में गुणसूत्र में कितनी प्रतिकृतियाएं होती है, तो जनन कोशिका में 1 होती है। जनन कोशिका या तो आपका X वाला होगा, नहीं तो Y वाला होगा। पुरुष का जो अंतिम गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा, तो उसमें XX होता है और XY होता है, ये 2 गुण होता है। तो इसमें पूछा है कि गुणसूत्र युग्मक में बताना है, जनन कोशिका में युग्मक में बताना, तो 1 संख्या में पूछता था कितना हो जाता है, 2। जीन अवस्थित होता है, अभी पता है कि केंद्रक में होता है। जीन कहाँ पर रहता है, केंद्रक में। मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, अब 22 तक जो जोड़ा रहता है उसको ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। लिंग निर्धारित के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है, तो लिंग गुणसूत्र। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है, तो लिंग गुणसूत्र, याद रखिएगा इसको।